एवरीवन, वेलकम टू तक्षला लॉ एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने लीगल करंट अफेयर्स, अपने केसेस को देखेंगे। हर एक हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे। और ये जो केसेस हैं, दीज आर फ्रॉम 27th ऑफ नवंबर टू 2nd ऑफ दिसंबर। आज हमारा 3rd दिसंबर है, संडे है, आज कोई जजमेंट आएगा नहीं। तो पूरा एक वीक का वाइंड अप आज देखेंगे। इससे पहले वाले वीक का जो वाइंड अप था वो भी हम आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में लिंक उसका शेयर कर देंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो आपका केस है दैट इज फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये आपके जितने भी केसेस अभी आएंगे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आएंगे। सबसे पहला जो केस है दैट इज प्रेमचंद्र किसलोथ एंड अदर्स वर्सेस द चांसलर कन्नूर यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे जो हेडिंग अगर बात की जाए तो दैट इज द गवर्नर एज अ चांसलर ऑफ अ स्टेट यूनिवर्सिटी मस्ट एक्ट इंडिपेंडेंटली एंड नॉट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे साफ शब्दों में कहा है कि जब गवर्नर एक चांसलर की हैसियत से, एक चांसलर की कैपेसिटी में स्टेट यूनिवर्सिटी में अपने काम कर रहे हैं, अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज कर रहे हैं, उस टाइम पे वो इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। उस टाइम पे वो किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कोई भी एडवाइस नहीं लेंगे, कोई भी उससे हेल्प एड नहीं लेंगे। तो ये आपका केस रहा है रिसेंटली। अगले केस पे आते हैं। तो अगला केस है, ये सारा डिटेल हम ऐप पे अपलोड कर देंगे, आप ऐप पे ले सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है, दिस इज नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, जहाँ पे अच्छा ये वाला जो केस है ना आपका गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, इसमें आप जब भी आपसे गवर्नर की बात की जाए, जब आपसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में गवर्नर के बारे में बात की जाती है, मेंस में पूछा जाता है, तो वहां पे आप ये रेफरेंस दे सकते हो इस केस का, ठीक है, मेंस में। नेक्स्ट जो केस आता है दैट इज विजय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इफ अ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी स्टैम्प्ड is insufficiently stamped, copy of document cannot be adduced as a secondary evidence है। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है। तो बेसिकली सबसे पहले इस केस के ना फैक्ट्स जानना बहुत जरूरी है, तो पहले उसको देखते हैं। केस का साइटेशन है विजय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023। तो इस पर्टिकुलर केस में होता क्या है कि जो आपके प्लेंटिफ होते हैं, प्लेंटिफ कौन है, दैट इज द विजय। विजय इज द प्लेंटिफ। और जब हम डिफेंडेंट की बात करते हैं दैट इज मृणाल देवी। तो मृणाल देवी और विजय के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। इन दोनों के बीच में किसी प्रॉपर्टी को लेके, सेल को लेके एक एग्रीमेंट होता है। दे बोथ एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। ये एंटर इनटू एग्रीमेंट टू सेल कब एंटर करते हैं, तो 4th of February 1988। अब यहाँ पे फॉर पोजेशन, अब यहाँ पे क्या होता है कि विजय कहता है कि भाई मेरे को ये चीज हमने एग्रीमेंट कर दिया तो हमको पोजेशन दे दो। तो उस टाइम पे जो डिफेंडेंट होती हैं वो कहती है मृणाल देवी कि भाई हमारे बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो जब एग्जिस्ट नहीं करता तो भाई प्लेंटिफ परेशान, वो कहता है भाई ऐसे कैसे, हमने तो पैसे भी दे दिए, आप हमें पोजेशन नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पे प्लेंटिफ क्या करेगा, प्लेंटिफ मूव टू द कोर्ट और ये कहता है, एक सूट फाइल करता है और कहता है कि भाई हमको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट की जो एग्रीमेंट हुआ है हमें उसकी क्या चाहिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए। उसके साथ साथ ये सूट भी करते हैं, जो विजय होता है प्लेंटिफ वो सूट भी करता है। उसके साथ साथ ये एक एप्लीकेशन भी मूव कर देता है। और ये जो एप्लीकेशन मूव करता है वो करता है एडीजे के पास, और उस एप्लीकेशन में ये डॉक्यूमेंट्स भी डालते हैं और अटेस्ट करते हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल भी होता है। एंड उसके साथ साथ और भी जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे ये दे देते हैं। इनिशियली एडीजे क्या करते हैं, इनिशियली एडीजे अलाउ कर देते हैं, इस एप्लीकेशन को क्या कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं। जब ये अलाउ हो जाता है तो उस टाइम पे डिफेंडेंट विल बिकम अ अग्रीव्ड पार्टी। तो ये चीज डिफेंडेंट को, मृणाल देवी को पसंद नहीं आई, और मृणाल देवी क्या करते हैं, ये कहते हैं कि भाई आप रिव्यू करो,
और रिव्यू में ये क्लियर कह देते हैं कि भाई रिव्यू के लिए स्पेशली इन्होंने कहा कि भाई आप इसको रिव्यू करो, क्योंकि रीजन ये है कि जो एग्रीमेंट की इन्होंने जो कॉपी दी है, जो सेकेंडरी एविडेंस की तरह इन्होंने दिया है, एग्रीमेंट की जो कॉपी दी है वो अलाउ आप नहीं कर सकते हैं। एग्रीमेंट की कॉपी आप अलाउ नहीं कर सकते हैं। रीजन बिहाइंड कि वो क्या नहीं है, प्रॉपरली स्टैम्प्ड नहीं है, इट इज नॉट properly stamped या it is insufficiently stamped according to Indian Stamp Act, वो sufficiently stamped नहीं है। इसीलिए अंडर सेक्शन 35 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट ये बार हो जाता है, इनएडमिसिबल हो जाता है। अगर भाई सेक्शन 35 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट क्या कहता है, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो आप सबमिट कर रहे हैं जिसपे स्टैंपिंग होनी है, अगर वो इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड है तो इट विल बिकम इनएडमिसिबल, उसको एडमिट नहीं किया जाएगा, उसको एडमिशन नहीं होगा, इट विल बिकम इनएडमिसिबल। अब यहाँ पे प्लेंट हो जाता है परेशान, विजय कुमार परेशान भाई। अब क्या करें, तो यहाँ पे जो प्लेंट होता है वो क्या करता है, प्लेंटिफ जो होता है वो क्या करता है, रिट फाइल करता है। अब ये प्लेंटिफ क्या कर रहा है विजय, इसने रिट फाइल कर दी, कहाँ पे फाइल करी, सीधे एमपी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ये रिट देते हैं। अब हाई कोर्ट कहती है नहीं ये तो सही बात है, इसको ये क्या कर लेती है, अपहेल्ड। अब जब अपहेल्ड कर देती है विजय फिर दुखी, भाई जो प्लेंटिफ है फिर परेशान, वो कहाँ जाते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन है वो बहुत माइन्यूट इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट देखती है डेट ऑफ एग्रीमेंट, तो यहाँ पे जो डेट ऑफ एग्रीमेंट थी दैट वाज 4 फरवरी 1988, उस टाइम पे इंडियन स्टैम्प एक्ट आया ही नहीं। और इट वाज नहीं, उस टाइम पे इंडियन स्टैम्प एक्ट में जो अमेंडमेंट, हर स्टेट ने अपने अकॉर्डिंग इंडियन स्टैम्प एक्ट में अमेंडमेंट्स किए थे। उसी तरह से अगर एमपी की बात करें तो 1990 में एक अमेंडमेंट आया था, और यहाँ पे अमेंडमेंट के प्रायर यानी कि जो एग्रीमेंट हुआ है वो अमेंडमेंट से पहले हुआ था, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिवली तो काम कर नहीं रहा है, ये प्रोस्पेक्टिवली काम कर रहा है, तो ये अमेंडमेंट इस पे अप्लाई, इस एग्रीमेंट पे अप्लाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे इस अमेंडमेंट में क्या कहा गया था कि भाई जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट आपको सबमिट करना है एज एन एविडेंस, उसमें जरूरत ही नहीं है कि आप उसमें कोई भी स्टैंपिंग करो। तो जब इस पे ये अमेंडमेंट अप्लाई ही नहीं करता है इस इंस्ट्रूमेंट पे, एग्रीमेंट ऑफ सेल पे, तो जरूरत ही नहीं है। तो दैट मीन्स कि जो ये बार दिया है अगेंस्ट एडमिसिबिलिटी कि भाई सेकेंडरी एविडेंस है, तो ये चीज इम्पोज ही नहीं हो पाएगी, तो ये एडमिट किया जाएगा। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली बोल दी। तो ये पर्टिकुलर केस में इस तरह से इंटरप्रिटेशन किया गया है। चलिए नेक्स्ट केस पे आते हैं। अगला केस आपका है रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट से ही है, और यहाँ पे 307 आईपीसी की बात कर रहे हैं, जहां पे सिंपल इंजरीज, नॉट नो रिपीटेड और सीवियर ब्लोज, तो अगर ये चीजें नहीं है तो कोर्ट ओवरटर्न्स द कन्विक्शन फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी कि बेसिकली कन्विक्शन हो गया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट ये देखती है कि भाई किसी तरह की कोई सीवियर इंजरी नहीं की है, कोई बार बार सीवियर ब्लोज नहीं दिए हैं, तो ये चीज हम क्या कर सकते हैं, ओवरटर्न कर सकते हैं। चलिए केस पे आते हैं। केस का नाम है शिवमणि एंड अदर्स वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। फैक्ट्स देखते हैं सबसे पहले। तो बेसिकली इस केस में क्या होता है, एक अपीलेंट होते हैं, अपीलेंट के साथ साथ 3 लोग और होते हैं, ठीक है, 3 लोग और होते हैं, यानी कि टोटल 4 पर्सन्स होते हैं, जिनको क्या किया गया, इनके अगेंस्ट में एफआईआर आती है। जब एफआईआर आती है 15 सितंबर को, 15 सितंबर 2012 में एक एफआईआर रजिस्टर की जाती है। सेक्शंस कौन कौन से लगाए जाते हैं आईपीसी के, तो इट इज 294 बी रहता है, 323 is there, 324 is there, 452 is there, 307 is there, read with 109 IPC। तो ये सेक्शंस के अंतर्गत इनकी एफआईआर होती है। एफआईआर जो होती है उसमें और आपकी कॉन्स्पिरेसी भी रहती है, कॉन्स्पिरेसी ऑफ डेथ,
जो कंप्लेनेंट होता है वो फाइल करता है। तो यहाँ पे होता क्या है, फाइनली ट्रायल वगैरह सब चीजें होती हैं। यहाँ पे जो 4 एक्यूज्ड हैं, जिसमें से एक्यूज नंबर 1, 2 और 5 को क्या मिल जाता है, एक्विटल मिल जाता है, इन्हें पूरी तरह से बरी कर दिया जाता है। लेकिन जो आपके एक्यूज्ड नंबर 3 एंड 4 होते हैं, इनको कन्विक्ट कर लिया जाता है। दे आर कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 307। इनको क्या पनिशमेंट मिलती है, 10 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट मिलता है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिलता है, और फाइन होता है 1000 रुपीज पर एक्यूज, इनको फाइन देना होता है। अब ये एग्रीव हो जाते हैं। जब ये एग्रीव होते हैं तो ये अपील करने जाते हैं। कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट क्या कहता है कि नहीं ठीक है, आप लोगों का कन्विक्शन सही है, हम आपकी सजा जो है, जो पनिशमेंट है, वो थोड़ी सी कम कर देते हैं। तो जहां इन्हें 10 ईयर्स का पनिशमेंट मिलता है, हाई कोर्ट उसको 5 ईयर्स में कन्वर्ट कर देती है। फिर भी ये परेशान, तो ये जाते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट अपील करने के लिए। हायरार्की के थ्रू ही आप जाओगे। तो यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जब माइन्यूटली इस केस को पूरे को ऑब्जर्व करती है, मेडिकल वगैरह सारी चीजें जब ये चीजें देखती है, तो यहाँ पे क्लियर ये सुप्रीम कोर्ट सेड कि देयर इज नो एलिगेशन ऑफ रिपीटेड और सिवियर ब्लोज। भाई अगर किसी को अटेम्प्ट टू डेथ आप कर रहे हो तो आप रिपीटेडली मारोगे, और जब आप मारोगे तो बहुत सिवियर तरीके से मारोगे कि उसकी डेथ हो जाए। उसके साथ साथ जो इंजरीज भी है, इंजरीज भी इन्होंने ऑब्जर्व की, दैट वाज सिंपल इन नेचर। थोड़ी बहुत चोट लग गई, ये लग गया, तो यहाँ पे कहा गया सीधा सीधा कि 307 इज अनसस्टेनेबल। और इसमें किस केस का रेफरेंस दिया गया था, दैट वाज जगराम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का इसमें रेफरेंस दिया गया। नेक्स्ट केस पे आते हैं। तो ये देखिए, आपका ये पूरा डिटेल मैंने आपको दे दिया है, ऐप के थ्रू आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगला केस जो आपका आता है, ये तो सेम केस आ गया, सॉरी विजय वाला आ गया है, स्टैम्प केस। अच्छा, अगला केस आपका आता है, पर्सन एक्यूज्ड ऑफ पीएमएलए ऑफेंस नीड नॉट बी एन एक्यूज्ड इन शेड्यूल्ड ऑफेंसेस। यानी कि जरूरी नहीं है कि अगर पर्सन को हम पीएमएलए के ऑफेंस में इसको किया है, कि पर्सन ने कोई पीएमएलए के अंतर्गत कोई ऑफेंस किया है, तो जरूरी नहीं है कि वो ऑफेंस कैसा हो, शेड्यूल्ड ऑफेंस ही हो। पीएमएलए में लास्ट में लिस्ट दी हुई है शेड्यूल्ड ऑफेंसेस की, तो इट इज नॉट नेसेसरी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ पवाना डिब्बूर वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट 2023, अब यहाँ पे केस को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरिफाई कर दिया था कि जो भी एप्लीकेशन आ रही है ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पीएमएलए, वो emphasizing that being accused in the scheduled offense is not necessary, means कि अगर एप्लीकेशन आती है पीएमएलए की धारा 3 के अंतर्गत, तो जरूरी नहीं है कि वो पर्सन एक्यूज्ड हो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस का भी। और ये जो प्रॉपर जो ये वाला केस है, दैट इज अपील अगेंस्ट हरियाणा कर्नाटका हाई कोर्ट, और डिसीजन जो था दैट वाज क्वेश्चनिंग द डिसीजन नॉट टू क्वेश्चन प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू पीएमएलए। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी, दैट वाज ऑनरेबल जस्टिस अभय एस ओका एंड जस्टिस पंकज मित्तल की केस है बेंच थी, और यहाँ पे सेक्शन 3 ऑफ पीएमएलए was invoked against a person and even he was not convicted या even he was not the accused of scheduled offenses। and यहाँ पे जो ये काम जो कर रहा था, that was he was assisting, he was indulged in the conspiracy, he was concealing the proceeds of the crime। तो कंसीलमेंट ये कर रहा था, दैट्स वाई उसके ऊपर पीएमएलए के चार्जेस आए थे, बट उसने शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं किया था। ठीक, तो ये प्रॉपर आपके केस का फैक्ट है। और इसमें अगर इम्पैक्ट की भी बात की जाए, तो सिंपल सी बात यही है कि जरूरी नहीं है कि उस पर्सन ने आपके शेड्यूल्ड ऑफेंस किया है विच आर लिस्टेड अंडर पीएमएलए, दो ही हैज बीन he is a convict under PMLA। नेक्स्ट आपका जो केस आता है, अगेन इसी केस का एक और इंटरप्रिटेशन है, वो ये है कि ईडी कांट इन्वोक पीएमएलए यूजिंग सेक्शन 120B IPC व्हेन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इजंट लिंक्ड टू अ शेड्यूल्ड ऑफेंस। क्या मतलब हुआ, जैसे कि अभी इसी केस में आपका एक ये राय दी गई थी कि भाई
उसने क्या किया था, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की थी रिगार्डिंग द कंसीलमेंट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम विच हैज बीन रिजल्टेड बिकॉज ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग। तो यहाँ पे बात की गई थी कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि ऑफेंस जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का होता है 120B वाला, वो कहीं ना कहीं एक शेड्यूल्ड ऑफेंस बन जाता है। अंडर 120B ऑफ इंडियन पीनल कोड बिकम अ शेड्यूल्ड ऑफेंस अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट only if the conspiracy is directed towards committing an offense specifically included in the PMLA's scheduled offenses। यानी कि अगर सपोज करिए यहाँ पे दो लोग हैं, ये दो लोग क्या कर रहे हैं, कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस कर रहे हैं जो कि कहाँ पे दिया गया है, PMLA में दिया गया है। वहीं एक बंदा और है, अब ये जो पर्टिकुलर पर्सन है वो इस ऑफेंस में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इस ऑफेंस के थ्रू जो भी इसको पैसा मिला, PMLA के थ्रू, मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू जो भी इन दोनों ने पैसा कमाया, उसकी कंसीलमेंट इसमें ये इंक्लूडेड था। तो जब तक भाई ये किस तरह का केस हो गया, ये आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गया, कौन सा सेक्शन आया, 120B आ गया। उसी तरह से अगर बात किया जाए जहां पे PMLA और 120B दोनों आ जाता है, तो ये पर्सन भी कहाँ बुक हो जाएगा, आपके PMLA के अंदर अंदर आ जाएगा, ये कवर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट केस पे आते हैं। अगला केस आपका जुवेनाइल रूल्स के रिगार्डिंग है, जुवेनाइल जस्टिस रूल्स 2007, वेयर एग्जैक्ट असेसमेंट ऑफ एज नॉट पॉसिबल, रिडक्शन ऑफ 1 year कैन बी गिवन। सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट्स जुवेनालिटी plea in 95 मर्डर केसेस। अब यहाँ पे सिंपल सा जो जिस्ट निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि अगर जो जे एक्ट के अंतर्गत जो भी एज की अगर बात की जाए, जुवेनाइल जस्टिस में क्लियर दिया हुआ है कि इतनी एज होनी चाहिए तभी हम उसको जुवेनाइल कहेंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर एज का असेसमेंट नहीं हो पा रहा है, एग्जैक्ट एज का अगर असेसमेंट नहीं हो पा रहा है, तो हम उसको 1 year लेस करके मानेंगे। एंड द केस वॉज पवन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर रही थी और उन्होंने एक्सेप्ट किया प्ली ऑफ जुवेनालिटी बाय अ कन्विक्ट 27 years आफ्टर एन असॉल्ट एंड मर्डर केस इन 1995। तो बेसिकली इसको कन्विक्शन हुआ था, 27 साल का ये अभी केस जो इसके ऊपर चले थे वो सारे के सारे 1995 के हैं। एंड 27 years के बाद इसकी जो प्ली है वो एक्सेप्ट की गई थी। एंड जिस टाइम पे ये पूरा इंसिडेंट हुआ था, जिस टाइम पे ये असॉल्ट मर्डर केसेस ये सारी चीजें हुई थी, उस टाइम पे जो डिटर्मिनेशन ऑफ अपीलेंट एज था वो क्लियरली नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे की पॉइंट्स को देख लेते हैं एक बार कि जो इंसिडेंट हुआ था वो कब हुआ था, आपका 1995 में हुआ था और जुवेनाइल एक्ट आपका 1986 का है, वॉज एनफोर्स्ड एंड डिफाइनिंग जुवेनाइल उस टाइम पे क्या था कि भाई आपका जो एज है दैट हैज who had not completed 18 years of age। ठीक है। अच्छा एक चीज और होती है कि 1 साल कम हम मांग रहे हैं, लेकिन बोन ओस्टिफिकेशन टेस्ट भी होता है जहां पे हम बोन से पता कर सकते हैं कि बंदे की क्या एज है। तो यहाँ पे बोन ओस्टिफिकेशन टेस्ट भी हुआ था जहां पे अपीलेंट की एज 19 years आई थी, बट कॉन्फ्लिक्ट था क्योंकि जो रिपोर्ट्स थी, क्योंकि इनकी जितनी भी रिपोर्ट कार्ड्स की अगर बात करें, डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात करें, तो वो अनसर्टेन हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे कोर्ट ने रेफर किया रूल 1213B ऑफ 2007 के रूल्स, जहाँ पे एज डिटर्मिनेशन की बात की गई थी और वहां पे 1 साल का मार्जिन इन्होंने मान के ये चले हैं जहां पे कोई भी एग्जैक्ट असेसमेंट नहीं हो सकता है। अब अपीलेंट ने क्या कहा था कि भाई क्यों असेसमेंट नहीं हो पा रहा है, क्यों डॉक्यूमेंटेशन भी हम इतना करेक्ट नहीं मान रहे हैं। रीजन ये था क्योंकि इसने मैट्रिकुलेशन नहीं किया था, मींस इसने स्कूल छोड़ दिया था, प्राइमरी स्कूल किया था भगत वन से, बट इसने फिर स्कूल छोड़ दिया था। तो इस तरह का कोई सर्टिफिकेट भी नहीं मिल पा रहा है। मेडिकल रिपोर्ट की बात करें तो वो एक्यूरेट नहीं दे पा रहे हैं, इस वजह से 1 साल का
इन्होंने बफर लेके चलेंगे। नेक्स्ट आपका जो केस आता है दैट इज कंडीशन फॉर ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल इन एफआईआर रजिस्टर्ड इन अदर स्टेट। अच्छा, ये केस हम ऑलरेडी एक बार और डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज प्रिया इंदौरी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2023 का केस है। तो बेसिकली यहाँ पे कहा जा रहा है, ये जो केस हुआ था आपका, इसके फैक्ट्स पे आते हैं। सबसे पहले केस के फैक्ट की बात कर लेते हैं कि क्या फैक्ट्स हैं। बेसिकली जो कंप्लेनेंट थी, शी वॉज द वाइफ, इनकी शादी होती है, शी गॉट मैरिड विद हर हस्बैंड ऑन 11 दिसंबर 2020 और उसके बाद से दोनों ने रहना शुरू किया बेंगलुरु में एंड शी बिलोंग्स टू राजस्थान। ठीक है, अब यहाँ पे कंप्लेन आती है कंप्लेनेंट की तरफ से, वो कंप्लेन करती है कि जब से शादी हुई है तब से हैरेसमेंट, टॉर्चर, असॉल्ट सब चल रहा है एंड डिमांड ऑफ डाउरी चल रही है। और ये जो टॉर्चर वगैरह था ये कंटिन्यू हो गया था फ्रॉम 11 दिसंबर यानी कि शादी के नेक्स्ट डे से ही टू 6 जुलाई 2021। उसके बाद कंप्लेनेंट के फादर आते हैं, कंप्लेनेंट को वापस राजस्थान लेके चले जाते हैं। ठीक है, वो वापस उसको कहाँ ले जाते हैं, राजस्थान लेके चले जाते हैं, छिरावा राजस्थान। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक्यूज की जो फैमिली है, जो हस्बैंड की जो फैमिली है, उनको पता होता है, जब वहां ले जाके इसके फादर एफआईआर कर देते हैं। जब एफआईआर हो जाती है तो जो एक्यूज यानी कि हस्बैंड साइड होती है वो क्या करती है, अंडर सेक्शन 438 एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे ये अप्लाई कहाँ करते हैं, ये करते हैं एडिशनल सिटी सिविल एंड सेशन जज बेंगलुरु सिटी में। ठीक है, तो ये कहाँ अप्लाई करते हैं, बेंगलुरु में। एफआईआर कहाँ हुई है, राजस्थान में। तो यहाँ पे इस चीज को फिर अलाउ भी कर दिया जाता है, इन्हें एंटीसिपेटरी बेल दे दी जाती है। इसके बाद कंप्लेनेंट कहाँ जाती है, ये जाती है सुप्रीम कोर्ट में, कहती है कि भाई ऐसे कैसे आपने एंटीसिपेटरी बेल दे दी, क्योंकि वो टेरिटरी में नहीं है जहाँ पे एफआईआर हुई है, वहीं पे ही बेल दी जाती है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सेड कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एंटीसिपेटरी बेल इनको दी गई है। अब यहाँ पे आते हैं सबसे पहले कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एंटीसिपेटरी बेल कह सकते हैं, या हम इसको ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल भी कह सकते हैं। बेसिकली इस टाइप की बेल में होता क्या है, तो इस टाइप की बेल में जो एक्यूज्ड होता है उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है जब तक फ्रॉम द अरेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे जो ट्रांजिट बेल होती है वो डिफाइन नहीं की गई है सीआरपीसी में। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 1998 में भी स्टेट ऑफ आसाम वर्सेस ब्रोजन जोगल के केस में भी ये दी थी और एंटीसिपेटरी बेल दी थी, ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल तो इट्स अ कॉमन, बट ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दी थी। और ये इक्विटेबल होती है, इंटरिम रिलीफ होती है एक तरह से, जहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो आपका ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल होती है वो बहुत ही स्पेसिफाइड टर्म के लिए दिया जाता है, ताकि आप जो जुरिस्डिक्शनल जिसका बनता है जुरिस्डिक्शनल कोर्ट में जाके फिर आप एंटीसिपेटरी बेल ले लो। कंडीशंस क्या होती हैं, तो सबसे पहली कंडीशन तो यही होती है कि ये कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है कि वो इंटरिम एंटीसिपेटरी बेल देना चाहते हैं या नहीं। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो एप्लीकेंट है वो एप्रीहेंड कर रहा है कि इंटर स्टेट अरेस्ट हो सकता है, राजस्थान की पुलिस आके बेंगलुरु में इनको अरेस्ट कर सकती है। और किस तरह के केसेस को इंक्लूड नहीं किया जाता है वो भी इन्होंने क्लियर करा हुआ है कि स्टेट अमेंडमेंट के थ्रू ये बताया गया है। नेक्स्ट आता है कि एप्लीकेंट को सर्टिफाई करना पड़ेगा कि ही इज इनएबल कि वो जाके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल की मांग कर सके, अप्लाई कर सके। तो यहाँ पे ग्राउंड जो होने चाहिए दैट शुड बी रीजनेबल, इमीडिएट थ्रेट ऑफ लाइफ, पर्सनल लिबर्टी और बॉडीली हार्म का होना चाहिए। इसमें किस किस केस को रेफर किया था, दैट वाज अमिता गर्ग वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2022, जहां पे कहीं पे भी डेफिनेशन की बात की गई थी, इंटरप्रिटेशन की बात की गई थी। तो ये क्लियर कहा गया था कि किसी भी लेजिस्लेशन लॉ में ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल को नहीं बताया गया है या स्पेसिफिक टर्म्स नहीं दिए गए हैं।
अजय अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2022 के केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोट किया था कि जो ट्रांजिट बेल है इट इज अ प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट फॉर अ सर्टेन डेफिनेट पीरियड। वो कोर्ट ही बता देती है कि 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, वो कम टाइम के लिए होती है जो आपकी ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल होती है। चलिए नेक्स्ट केस पे आते हैं। नेक्स्ट जो आपका केस आता है दैट इज एफआईआर इन मल्टीपल स्टेट्स कैन नॉट बी क्लब्ड व्हेन ऑफेंस अंडर स्टेट इनैक्टमेंट आल्सो इंक्लूड इन्वॉल्व। तो इस पर्टिकुलर केस में बेसिकली हुआ क्या था कि जो एफआईआर हुई थी, जो पिटिशनर थे इनके खिलाफ 10 एफआईआर हुई थी, जिसमें से छत्तीसगढ़, 4 तमिलनाडु, 10 जो एफआईआर हुई थी वो छत्तीसगढ़ में हुई थी, 4 तमिलनाडु, टोटल 30 एफआईआर हुई थी, और 4 तमिलनाडु में, 8 राजस्थान में, 2 महाराष्ट्र में, दिल्ली में एंड 3 मध्य प्रदेश में, और एडिशनल कुछ एफआईआर इनके खिलाफ हरियाणा में भी हुई थी। तो इन टोटल अगर बात की जाए तो 30 एफआईआर इनके खिलाफ हुई थी। तो यहाँ पे इनकी मांग ये थी कि भाई सबको एक जगह क्लब कर दो, जिस तरह से राधे श्याम के केस में हुआ था, 48 एफआईआर को क्लब कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि भाई अगर आपने एक ही नेचर का केस होता, भाई चलो सिर्फ और सिर्फ आईपीसी ही अगर इन्वॉल्व है, या ऐसे है जो सेंटर से कंडक्ट होने वाले आपके एक्ट्स हैं उसके में अगर आप कवर हो रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, स्टेट इनैक्टमेंट, सेंटर इनैक्टमेंट्स में अगर आप कवर हो रहे हो। लेकिन आपके जो ऑफेंसेस हो रहे हैं वो स्टेट वाले भी हैं, तो जो स्टेट के हैं वो स्टेट ही देखेगा, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आई थी कि हम उसको मर्ज नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक रिलीफ दी गई थी कि अब वहां की हाईकोर्ट, भाई अंडर आर्टिकल 142 जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, जो इसमें पावर की बात की गई है, तो इसमें तो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि राधे श्याम की सिचुएशन अलग थी, राधे श्याम में हमने आर्टिकल 142 का यूज किया था, उसकी पावर हमने दी थी, लेकिन इस आपके केस में हम नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप अप्रोच कर सकते हैं जो भी जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट है, जैसे छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ की हाई कोर्ट हो गई, मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट है, आप वहां पे जाके आप सीख कर सकते हो कि इन स्टेट्स को आप क्लब कर दो, बाकी सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी। चलिए अगले केस पे आते हैं। अगला केस आपका आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। यहाँ पे अब आपके स्टेट वाइज शुरू हो चुके हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डीम टू बी अ वर्कमैन अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो केवल अगर आप नाम याद कर लीजिए, MS निकोलस परिमल इंडिया लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस प्रिसाइडिंग ऑफिसर, लेबर कोर्ट, लखनऊ का ये केस है। इसमें सिंपल आपको इतना ही पता करना है क्योंकि इसमें डेफिनेशन में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को भी इंक्लूड किया गया है। अगला जो केस है दैट इज रिगार्डिंग DNA test not to be ordered if matriculation certificate sufficiently proves date of birth, इलाहाबाद हाई कोर्ट। केस टाइटल है श्रीमती मोबिन एंड अदर्स, डिप्टी डायरेक्टर कंसोलिडेशन एंड 6 अदर्स। तो अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन में जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें क्लियर है कि आपका बर्थ कब हुआ है, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट्स में क्लियर है, तो DNA टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज आपके इस केस में बोली गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट का एक केस आता है जहां पे आपकी जो बात की गई थी दैट वाज रिगार्डिंग NDPS एक्ट, मेयर डिलेड कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 52A NDPS एक्ट, नो ग्राउंड्स फॉर बेल, दिल्ली हाई कोर्ट। केस वॉज सोमदत्त सिंह @शिवम वर्सेस NCB। तो बेसिकली अगर बात की जाए कि सेक्शन 52A कहता क्या है, तो सेक्शन 52A ऑफ NDPS ये कहता है कि जैसे ही कोई साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यानी कि नार्कोटिक, साइकोट्रोपिक किसी भी तरह का जो सब्सटेंस है उसको सीज किया जाता है, तो उसके बाद जो भी ऑफिसर है उसे मजिस्ट्रेट के पास जाना है एंड हु विल सुपरवाइज एंड सर्टिफाई द करेक्टनेस ऑफ द सैम्पलिंग प्रोसेस। उसके बाद जो एप्लीकेंट होता है वो बेल वगैरह अपनी एक्सरसाइज करता है। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक प्ली आई उसके दिल्ली हाई कोर्ट के सामने कि भाई हमको बेल चाहिए है, और जो कॉम्प्लायंस नहीं हुआ है, जो 52A जो NDPS कहता है उस प्रोसेस का कॉम्प्लायंस नहीं हुआ है, उसमें डिले हो रहा है, आप हमको क्या करिए, बेल दे दीजिए। तो यहाँ पे एप्लीकेंट को बेल चाहिए थी और इसके लिए नो एक्सप्लेनेशन वाज प्रोवाइडेड बाय द NCB फॉर दिस डिले। डिले तो हुआ था लेकिन उसका कोई
एक्सप्लेनेशन ये नहीं दे पा रहे थे। लेकिन एनसीबी ने एक चीज क्लियरली बोल दी थी कि भाई जो एक्यूज्ड है, जो पर्सन आपके सामने बेल लेके आया है, बेल एप्लीकेशन जो प्ली लेके आया है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व था इन प्रोक्योरिंग सेंडिंग अ कमर्शियल क्वांटिटी ऑफ साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। अच्छा, जो क्वांटिटीज हैं ये सारी आपके एनडीपीएस में दी गई हैं कि कमर्शियल कौन सी होती हैं, वो सारी है, और रिकवरी भी की गई है फ्रॉम हिज अपार्टमेंट एंड फॉरेन पोस्ट ऑफिस, आईटीओ, ये सारा डिस्क्लोजर हमने दिया हुआ है। उसके साथ साथ एनसीबी ने ऑल्सो असर्टेड दैट कि 52A जो सेक्शन है, जो कहता है मजिस्ट्रेट के पास सारी चीजें करनी है, तो ये भी फॉलो हुआ है, मजिस्ट्रेट को दिया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड। अब यहाँ पे आप आते हैं वापस बेल प्ली पे, तो यहाँ पे ऑनरेबल जस्टिस अमित बंसल का कहना ये हुआ कि भाई देखिए, सिंपल सी बात है, एनसीबी ने सारे डॉक्यूमेंटेशन किए हैं अंडर सेक्शन 52A। यस, डिले है, लेकिन ओनली डिले, मेयर डिले does in compliance cannot be a sole ground for granting a bail। भाई ठीक है, डिले हो रहा है, हो सकता है कि कुछ और रिकवरी कर रहे हो, कोई और इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, तो उस बेसिस पे हम आपको बेल नहीं दे सकते हैं। तो ये सारा मामला हुआ है। नेक्स्ट आपका जो केस आता है दैट इज रिगार्डिंग विष्णु दास थ्रू पिहोरकर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो बेसिकली इस केस में ये कहा गया, ऑनरेबल जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भाई जो एक विक्टिम है दैट इज अ माइनर, ठीक है, दैट विक्टिम इज अ माइनर, और उसको हम बार बार नहीं कह सकते हैं कि उसके साथ जो भी सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है उसे वापस से वो रिकाउंट करे, उसे वापस से सारी चीजें पूछी जाए, या उसे सारी चीजें वापस से रिकॉल कराई जाए। क्योंकि देखिए, जब सेक्सुअल असॉल्ट होता है, इट इज मोर अबाउट फिजिकल एज वेल एज मेंटल ट्रॉमा। तो ये चीज गलत है, आप इसको बार बार मत करवाइए, क्योंकि इट इज नॉट गुड फॉर हर मेंटल हेल्थ। तो ये चीज इसमें बोली गई है। बाकी ट्रॉमा वगैरह है, इसमें सारी चीजें, सेंसिटिविटी के बारे में ज्यादा बात की गई है, इन्वॉल्विंग अ माइनर विक्टिम, ये सारी चीजें आपके इस केस में हुई है। चलिए अगले केस में आते हैं। अगला केस आपका है न्यूटन इंजीनियरिंग एंड केमिकल्स लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस यूहेम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, दोनों की केसेस की अगर बात करें, और आर्बिट्रेशन और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का भी 138 जहां पे डिसऑनरिंग ऑफ चेक होता है, क्या दोनों प्रोसीडिंग साइमल्टेनियसली चल सकती हैं? तो यहाँ पे ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लियर कह दिया कि भाई दोनों प्रोसीडिंग्स आपकी साइमल्टेनियसली चल सकती हैं। जो आपका दिल्ली हाई कोर्ट है, उन्होंने रूल किया कि भाई आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स वो अपनी जगह चलेंगी, और जो सेक्शन 138 के अंतर्गत जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, वो दोनों एक ही स्टेम हो सकता है, लेकिन सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन है, आप चेक को आर्बिट्रेशन से नहीं जोड़ सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इस केस में हुआ क्या था कि जो पिटिशनर था उसने एक चेक दिया था टू द रिस्पोंडेंट, और क्लियरली बोल दिया था कि बेटा, मतलब इसको अभी डिपॉजिट मत कराइएगा, लेटर रिक्वेस्ट नॉट टू डिपॉजिट इट, यानी कि अभी आप डिपॉजिट मत करो। रिस्पोंडेंट ने क्या किया कि उसका जो चेक था उसे डिपॉजिट कर दिया, डिपॉजिट किया तो डिसऑनर हो गया। इन रिस्पॉन्स रिस्पोंडेंट ने क्या कर दिया, फाइल कर दिया कंप्लेन अगेंस्ट द पिटिशनर अंडर सेक्शन 138। अब इसके बाद पिटिशनर कहता है कि भाई कंप्लेन वाज नॉट मेंटेनेबल बिकॉज आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग हैड ऑलरेडी, भाई हमारी ऑलरेडी एमओयू साइन है पार्टी के साथ और हमारा आर्बिट्रेशन चल रहा है, तो इसलिए आप हमें 138 एनआईए के अंतर्गत नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी कि भाई दोनों चीजें आपकी साइमल्टेनियसली चलेंगी। अगले केस पे आते हैं, दैट इज regarding scheduled offences cannot exist after questioning of FIR। दिल्ली हाई कोर्ट क्वेश्चंस PMLA proceeding। तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे राजेंद्र सिंह चड्डा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स थ्रू इट्स चीफ सेक्रेटरी। तो यहाँ पे जो केस था, तो इसमें आपकी अगर एक बार FIR क्वैश हो गई है, यानी कि FIR क्वेश्चन हो चुकी है, तो अगर उसमें शेड्यूल्ड ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी या कुछ भी चल रहा था, वो सारा प्रोसीडिंग भी खत्म हो जाएगा।
अगले केस पे आते हैं। अब नाउ दिस इज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट की तरफ से है। यहाँ पे जो सबसे पहला केस है दैट इज रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 का जो एक्ट है उसके अंतर्गत ये वाला केस है। सोशल कास्ट सर्टिफिकेट can only be cancelled by the deputy or divisional commissioner. Case is Hakim Muzaffar हकील वर्सेस इंस्पेक्टर जनरल क्राइम ब्रांच श्रीनगर। तो यहाँ पे पावर की बात की गई है कि जो सर्टिफिकेट होता है अदर सोशल कास्ट का जो सर्टिफिकेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है सर्टिफिकेट को कैंसिल, दैट इज कॉम्पिटेंट। अगर अथॉरिटी बात करें तो दैट इज डिप्टी कमिश्नर एंड डिविजनल कमिश्नर, इंपॉर्टेंट फॉर JNK एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे जो पिटिशनर था इनिशियली उसको OSC सर्टिफिकेट 2006 में दे दिया गया था, अंडर प्रिविलेज क्लास में था, सोशल कास्ट वाज हजाम। एंड ये जो सर्टिफिकेट दिया जाता है ये 5 साल के लिए वैलिड होता है। उसके बाद 2013 में उसका रिन्यूअल भी हो गया, लेकिन उसके बाद जब 2018 में वो रिन्यूअल के लिए गया है तो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने कुलगाम में उन्होंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, जब कैंसिल कर दिया दैट वाज citing that is the violation of Rule 21I of Reservation Rules 2005। तो यहाँ पे पिटिशनर ने कहा कि भाई जो रूल है 21I ये मैंडेट करता है दो चीजें, दैट इज कि लिविंग विथ पेरेंट्स एंड डिपेंडेंसी ऑन पेरेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसको दोनों एंड है और नहीं है, दो कंडीशन है, दोनों ही फुलफिल होने हैं। तो पिटिशनर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स एंड देयरफॉर द रूल वाज मिसअप्लाइड। तो यहाँ पिटिशनर कहते हैं कि भाई ये रूल अप्लाई नहीं हो सकता है क्योंकि मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ अपने पेरेंट्स पे। तो यही इसमें सारा कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन फाइनली यही डिसाइड होता है कि भाई यू कांट कैंसिल बिकॉज कैंसिलेशन जो अथॉरिटी है दैट इज ओनली द एडिशनल, दैट इज कौन सी थी आपकी, हाँ, डिप्टी कमिश्नर एंड डिविजनल कमिश्नर अंडर सेक्शन 6 ऑफ रिजर्वेशन एक्ट। ठीक, नेक्स्ट जो आपका केस आता है दैट इज सीमा सुरक्षा बल, अ सेंट्रल फोर्स विद पैन इंडिया प्रेजेंस, इट्स ऑर्डर सब्जेक्ट टू चैलेंज और अक्रॉस ऑल हाई कोर्ट्स जम्मू एंड कश्मीर। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के लिए नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर जुडिशरी के लिए नहीं है, हर जगह के लिए इंपॉर्टेंट है। नाजिर अहमद नजर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013। तो यहाँ पे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की अगर बात की जाए तो जो आपका जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट है उसने क्लियर कर दिया है कि अगर कोई ऑर्डर SSB यानी कि सौराष्ट्र सीमा बल दे रहा है तो इट इज अपीलेबल बिफोर एनी हाई कोर्ट इन इंडिया। उसे आप कहीं पे भी अपील कर सकते हैं उसके खिलाफ, तो ये चैलेंज किया जा सकता है। तो ये आपका सारा का सारा केस था इसमें। नेक्स्ट आते हैं UAPA अरेस्ट विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन वायलेट्स आर्टिकल 14 and 21, accused entitled to bail in such case despite सेक्शन 43D5। UAPA क्या होता है? तो UAPA बेसिकली आपका होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। तो यहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट है उसने एक बड़ा ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट किया है बाय ग्रांटिंग अ बेल टू जर्नलिस्ट फाहद शाह। तो यहाँ पे क्लियर आपका बोला गया है कि अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो अनलॉफुल एक्टिविटीज, बेसिकली UAPA के अंतर्गत जम्मू एंड कश्मीर में काफी डिटेंशन होते हैं, अगर उसका कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है आपके पास, तो अगर आपके पास जस्टिफिकेशन नहीं है तो इट इज द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रिलेटेड टू इक्वालिटी एंड लिबर्टी। नेक्स्ट केस पे आते हैं। नेक्स्ट केस आपका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का है, सेक्शन 19 HAMA से रिलेटेड है। यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन है इस केस में दैट इज व्हेन कैन अ विडोड वुमेन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम फादर इन लॉ, यानी कि फादर इन लॉ से एक विडोड जो बहू है वो कब आप सिस्टर इन लॉ डॉटर इन लॉ है वो कब मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इसका आंसर दिया धन्ना साहू वर्सेस सीताबाई साहू के केस में। तो सबसे पहले तो इन्होंने सेक्शन 19 का इंटरप्रिटेशन किया कि राइट
कब क्रिएट होता है, राइट की बात की गई है रिगार्डिंग द विडोड वुमेन टू क्लेम मेंटेनेंस। तो पहली कंडीशन तो ये है कि कब सीख कर सकते हैं फ्रॉम फादर इन लॉ, जब वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकती है, उसके पास अर्निंग्स नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है। सेकंड बोला गया इन केस शी पोजेसेस नो प्रॉपर्टी, अगर उसके पास कोई खुद की भी प्रॉपर्टी नहीं है तब भी वो मेंटेनेंस के लिए जा सकती है अपने फादर, हस्बैंड या मदर के पास। सबसे पहले अगर बात की जाए कि अपील गई थी, किसने फाइल किया था? धन्ना साहू ने, जो फादर इन लॉ है, उन्होंने फाइल किया था फैमिली कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करते हुए, जहां पे डिसीजन दिया गया था टू द फ्रॉम द फैमिली कोर्ट दैट वाज कि 1500 रुपीज आप पर मंथ देंगे टू द विडोड डॉटर इन लॉ सीता बाई साहू को। फिर उसके बाद धन्ना साहू कहते हैं कि भाई सीताबाई जो है उन्होंने प्रीवियसली क्लेम किया था कि उन्हें अपने बच्चे की कस्टडी चाहिए, और उसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला कि मेरे पास सफिशिएंट अर्निंग भी है, प्रॉपर्टी है कि मैं सपोर्ट कर सकती हूँ। आर्ग्यूमेंट जो आता है अपीलेंट की तरफ से, argument of the appellant, that is कि धन्ना साहू's primary argument was that कि सीताबाई अर्ली जो स्टेटमेंट था, इन्होंने जो पहले जो अर्लियर जो स्टेटमेंट दिया था वो ये कहा था कि भाई मेरे पास इतना सस्टेनेबल अर्निंग है, प्रॉपर्टी है कि मैं अपने बच्चों का देखभाल कर सकती हूँ। तो फिर सेक्शन 19 HAMA को हम क्यों लेके आएंगे? रिस्पोंडेंट का जवाब आता है, इनका कहना ये होता है कि भाई ये वाला जो स्टेटमेंट था कि हम बच्चों की देखभाल कर सकते हैं, हमारे पास इतना अर्निंग है, वो स्टेटमेंट आप इस प्रोसीडिंग में यूज मत करिए, क्योंकि ये करंट एडजुडिकेशन है, आप इसको लेके चलो, आप उसको मत लेके चलो। जो प्रीवियस सूट चल रहा था रिगार्डिंग द कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन, उसको आप इसमें मर्ज मत करो। कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन में देखते हैं। सबसे पहली जो कंडीशन है, कोर्ट ने ये एग्जामिन किया कि सेक्शन 19 अप्लाई कब करता है, तो ये तब अप्लाई करता है जब विडोड डॉटर इन लॉ अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकती है अपनी खुद की अर्निंग से। उसके साथ साथ कोर्ट ने ये भी देखा कि जो प्रीवियस स्टेटमेंट था सीताबाई का कि हम अपने आप को मेंटेन कर लेंगे, तो ये एबिलिटी भी चेक करी, और कोर्ट एक कंक्लूजन में आती है कि भाई उनके पास सफिशिएंट मींस ऑफ अर्निंग भी है कि वो अपने बच्चों को और खुद को मेंटेन कर सकते हैं। तो फिर ये चीज भी क्लियर हो गई कि भाई देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन बोथ द स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे क्लियरली हो जाता है कि भाई सीताबाई ने जो पहले जो स्टेटमेंट दिया था वो लीगल प्रोसीडिंग के थ्रू दिया था, वो एडमिट भी किया गया था, कन्फ्रंट भी किया गया था बाय द अपीलेंट, तो उस चीज में सारा कंक्लूजन हो चुका है। तो कॉन्सिक्वेंटली कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया इम्पंच जजमेंट और अलाउ कर दी प्ले। नेक्स्ट जो केस आता है दैट इज प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था जुडिशियल मजिस्ट्रेट को टू अपीयर एज अ डिफेंस विटनेस टू प्रूव ऑथेंटिसिटी ऑफ सेक्शन 164 स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम इन पॉक्सो एक्ट। तो पॉक्सो एक्ट का एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, और जजमेंट का टाइटल है राकेश कुमार रात्रे वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। बेसिकली इन शॉर्ट अगर बात करें तो जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है उसने ऑर्डर किया था एप्लीकेंट को कि भाई आप एस्टैब्लिश कर सकते हो वेरासिटी ऑफ द विक्टिम्स स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164, और उसके लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट को एज अ डिफेंस विटनेस की तरह भी कॉल किया गया था इन द ऑनगोइंग ट्रायल। नेक्स्ट आता है रिगार्डिंग छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का ही है, मैट्रिमोनियल हाउस वाइफ can't be treated as a chattel or bonded labor to stay on husband's condition। तो ये बहुत ही सिंपल सा है भाई, आजकल की डेट में सब चीजें हो ही रही हैं, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है। एंड ये बेसिकली इनका जजमेंट नहीं कहेंगे कि स्टेटमेंट था कि भाई मैट्रिमोनियल हाउस में जो वाइफ्स रह रही हैं आप उनको भेड़ बकरी की तरह नहीं रखेंगे, बाउंडेड लेबर की तरह आप काम नहीं करा सकते हैं, और हस्बैंड की कंडीशंस में वो अपना जिंदगी व्यतीत नहीं करेंगी। नेक्स्ट आता है आपका केस दैट इज वायलेटिव ऑफ प्राइवेट राइट ऑफ अ इन्फेंट, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, राइट टू प्राइवेसी एंड DNA है इसमें। तो बेसिकली दिलेश निषाद वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड कनेक्टेड मैटर्स 2023 का ये केस है। इसमें हुआ क्या है कि गैंग रेप है, सपोज करो इस बच्ची का गैंग रेप होता है, और इस गैंग रेप के बाद आउटकम ये आता है कि शी गॉट प्रेग्नेंट, और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी नहीं होती है और एक छोटा बेबी हो जाता है। अब ये जो इन्फेंट है, अब यहाँ पे जो गैंग रेप में
जो भी पर्सन्स वो देयर, वहां पे दो, उसमें से दो लोग आते हैं, वो कहते हैं कि भाई इस बच्चे का क्या करा दो, डीएनए टेस्ट करा दो, पता चल जाए किसका बच्चा है, तो आई विल एक्सेप्ट दैट बेबी। तो यहाँ पे ये रिजेक्शन कर दिया था कि भाई बिल्कुल भी नहीं कराएंगे। जो भी गैंगरेप के थ्रू जो भी चाइल्ड बॉर्न हो रहा है उसका डीएनए टेस्ट नहीं कराया जाएगा, बिकॉज इट इज अ वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी ऑफ दैट पर्टिकुलर इन्फेंट। तो ये आपका छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की तरफ से आया था जजमेंट। नेक्स्ट जो आपका केस आता है दैट इज सेक्शन 8 ऑफ पीएमएलए, एमपी हाईकोर्ट का है। एक्यूज्ड हिमसेल्फ कांट बी रिगार्डेड एज अ क्लेमेंट हु एक्टेड इन गुड फेथ एंड सफर्ड क्वांटिफेबल लॉस। एंड ये एमपी हाईकोर्ट का है और केस का नाम है डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट थ्रू असिस्टेंट डायरेक्टर भोपाल जोनल ऑफिस वर्सेस डॉक्टर विनोद भंडारी। इस पर्टिकुलर केस में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने क्लेमेंट की डेफिनेशन को बहुत इलेबोरेटली समझाया और इन्होंने क्लियर बोला कि भाई जो भी इंडिविजुअल्स हैं दोज हु आर एक्यूज्ड ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, उनको हम डेफिनेशन ऑफ क्लेमेंट में बिल्कुल भी नहीं लेके आएंगे, विच इज मेंशन अंडर रूल 2B ऑफ पीएमएलए रूल्स 2016 एंड सेक्शन 8 का 8 ऑफ पीएमएलए 2002। और उसके बाद क्लियरली बोल दिया है कि ऑनरेबल जस्टिस प्रेम नारायण सिंह एम्फेसाइज किया कि वो इंडिविजुअल्स दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ क्लेमेंट अंडर दिस लॉ। दिस केस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस और इस केस में आपका नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफिक टेस्ट होता है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है। तो जितने भी इस तरह के टेस्ट होते हैं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का कहना यह है उसमें विदाउट रिकॉर्डिंग कंसेंट बिफोर मजिस्ट्रेट अगर कराना है, इफ यू वांट टू कंडक्ट दिस टाइप ऑफ टेस्ट, आपको उस पर्सन का कंसेंट लेना होगा, किसकी प्रेजेंस में, मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में। केस क्या है, विजय सन ऑफ मोहनलाल देवदा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2023 का ये केस है। और बेसिकली एक्यूज्ड ऑफिसर्स और एंशिएंट गोल्ड कॉइन केस भी इसको बोलते हैं, जहां पे पुलिस ऑफिसर in case involving police officer accused of looting ancient gold oil coins worth crore of rupees. The Madhya Pradesh High Court has ruled that narco analysis, polygraphic, brain mapping test cannot be conducted on the accused without their express consent before concerned magistrate। यानी कि अगर आपको ये सारे टेस्ट कराने हैं तो आप मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में एक्यूज्ड से कंसेंट लेके कराइए। चलिए अगला केस आपका जो आता है, नहीं केसेस खत्म हो गए, तो इस वीक के लिए इतने केसेस काफी हैं। बने रहिए तक्षशिला लॉ एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।